बोलो इसमें क्या क्या डाउट है, यहीं से दिया था ना मैंने होमवर्क। बोलो इसमें क्या क्या डाउट है, फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। इस पेज पर क्या क्या डाउट है, पहले से लिख लिया करो जो जो डाउट्स होते हैं ना, क्लास में इतना टाइम मत लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अलावा शर्विल आपको कोई डाउट नहीं है इसके अलावा? और कोई डाउट नहीं है इस पेज पर? वही सारी ना मेरी, यस नो तो बोला करो। यस सर। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 8, कोसेक, देखो ये डी वी, ये वी है, ये वी है, अगर इसमें डाउट है तो ये वी है, ठीक है। तो वी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये कोसेक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डीएक्स क्या होता था? माइनस ऑफ कोसेक एक्स, ये फॉर्मूला है ना, प्लस सी, ये है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। रोष्टी सिर्फ मुंह नहीं हिलाना है, बोलना है आपको। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो रिप्लाई किया करो प्लीज, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है ना, कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा फॉर्मूला होता कोसेक वी कोट वी डीवी, इसका आंसर क्या होगा, माइनस कोसेक वी प्लस सी। समझ में आया क्या? हाँ, फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी ऐसे क्वेश्चंस में, कि जो कांस्टेंट होता है, जैसे अगर क्वेश्चन ये होता कोसेक 2x प्लस 3 कोट 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोसेक 2x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो प्लस c। याद है ना ये तरीका? यस सर। हाँ, ये मेथड याद है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक क्या लिख सकता हूँ, v/2 माइनस π/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू कोट b/2 माइनस π/2 dv। ये π/2 तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक, ठीक है, माइनस कोसेक v/2 माइनस π/2, और v का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा प्लस सी। समझ में आया क्या? ये आंसर है इसका, 1/2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 ऊपर आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी तो कराए थे। सो क्या आंसर आएगा, -2 कोसेक v माइनस π/2 प्लस सी। समझ में आ गया? ठीक है, जो बच्चे आ जाए उनको ये अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप पुराने लेक्चर्स देखोगे तो इनके फॉर्मूलेस आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लिया? यस। देन 14 तक दिया था मैंने, 11 12 13 14 में कोई डाउट है? इलेवन ट्वेल्व थर्टीन 12th में हाँ, डाउट है। 12th में, ओके। x sin x स्क्वायर dx, ठीक है।
अब देखो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, एक्स स्क्वायर को टी से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x dx, और टी का क्या होगा? dt। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो x dx कितना हो जाएगा? dt by 2। x dx की वैल्यू कितनी आई? dt by 2। तो यहाँ पर देखो, अब तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन x और dx की जगह तो मैं dt by 2 लिख सकता हूँ। x और dx की जगह क्या लिख सकता हूँ? dt by 2। और साइन x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? t। T. मतलब ये क्या बन गया क्वेश्चन? साइन t dt अपॉन 2। साइन t 1/2 तो कांस्टेंट है, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस टी, है ना? साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस टी। ठीक है, और लिमिट्स दी हुई है तो प्लस सी लगाना नहीं है, और टी की जगह क्या रख देंगे हम? एक्स स्क्वायर। टी की जगह क्या रख देंगे? 1/2। ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से √π। तो माइनस कोस टी की जगह क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर, 0 से √π लिमिट। अब लिमिट लगानी है। समझ में आया तक? सारी स्टेप समझ में आई यहाँ तक? टी को फिर से हमने क्या रख दिया? एक्स स्क्वायर रख दिया ना, तो आंसर तो एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 1/2 माइनस, अब कोस एक्स स्क्वायर की जगह मैं √π लिखूंगा, √π का स्क्वायर कोस पाई बन जाएगा। समझ में आया? फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा और कोस 0। ठीक है, आया समझ में? Yes. तो कोस पाई कितना होता है? -1। तो ये माइनस माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, और कोस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 2/2। आंसर कितना आएगा? वैल्यू पुट कर दो, 1 आएगा आंसर। समझ में आया? Yes. और कोई डाउट इसके अलावा? No, sir. लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 में भी डाउट है। y = 3x² है। ठीक है, यूजिंग n सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ डेल्टा x = b/n एंड राइट एंड पॉइंट वैल्यूज। हमें एरिया बताना है, ये इसका एरिया है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो ऊपर है, सॉरी। use a definite integral to find the area of the region between the given curve and the x-axis on the interval 0 से b। इसका एरिया बताना है हमें। तो हमें बताया था ना, एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x1 to x2। ये होता है ना एरिया का फॉर्मूला? यस सर। है ना? तो y की वैल्यू कितनी है? 3x² dx। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से b तक, 0 से b तक है लिमिट। तो x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x³। ठीक है, लिमिट लगेगी 0 से b तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले b पुट करेंगे तो b³ आएगा, -0 पुट करेंगे 0 आएगा, तो आंसर क्या आया? b³। समझ में आया? यस सर। लिख लो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, है ना, लास्ट क्लास में। वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं? तो ये ए वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको हमने एक्स बोला था, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको ए वाई बोला था। तो ए वेक्टर को मैंने ट्राइंगल रूल लगा के क्या लिखा था? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए वेक्टर इज सम ऑफ ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो ए एक्स क्या है? ए एक्स वेक्टर है ए एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में। ए वाई वेक्टर है ए वाई जे कैप, पता है ना पूरा? तो किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? आई कैप जे कैप के कैप मान लो उसके कंपोनेंट है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ऐसे लिख सकते हैं। जेड एक्सेस में भी होगा तो प्लस ए जेड के कैप ऐसे लिख देंगे। समझ में आया? फिर इस पे हमने क्वेश्चंस किए थे, आगे ना समझ में। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ये वाला। अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √(ax² + ay²। ध्यान है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला था। ठीक है,
और एंगल कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर इस पे हमने क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको कंपोनेंट लेना भी बताया था कि अगर हमें ए और थीटा पता है तो ए एक्स और ए वाई क्या होगा, ए एक्स होगा ए कोस थीटा और ए वाई होगा ए साइन थीटा। कौन किससे आया था, साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्मूले से। तो थीटा के साथ वाले कंपोनेंट में अगर ए हाइपोटेनस है तो उसका बेस वाला होगा कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और परपेंडिकुलर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, तो बेस क्या होगा ए कोस थीटा और परपेंडिकुलर होगा ए साइन थीटा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका अगर ए इसका मैग्नीट्यूड है तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा ए कोस थीटा और वाई के साथ आएगा ए साइन थीटा, डिपेंड अपॉन दिस एंगल। तो थीटा के साथ वाले कंपोनेंट निकालने के लिए कोस का मल्टीप्लाई करते हैं और अपोजिट वाला थीटा के सामने वाला कंपोनेंट निकालने के लिए साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. हमने फिर क्वेश्चन किया था ना, ठीक है, एक क्वेश्चन ये किया था, एक और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। एक तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और एक बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना है। ट्राई करो। फर्स्ट का आंसर तो क्या आएगा, देखो मैंने क्या बताया, इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट तो ये होगा, यहाँ से प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर बनाओ इस पर, जैसे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया था ना, कैसे लिया था कंपोनेंट, यहाँ से प्रोजेक्शन दिया था मैंने इसको, तो ये कंपोनेंट आया था अलोंग एक्स, ये आया था अलोंग वाई। समझ में आया क्या? हाँ, वैसे मुझे कंपोनेंट अब बी वेक्टर के अलोंग लेना है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा अलोंग बी वेक्टर और ये वाला कंपोनेंट आएगा अलोंग परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। समझ में आया क्या? आया समझ में? अरे कंपोनेंट तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना एक्स और वाई में ले, जरूरी है कि एक्स और वाई में ले कंपोनेंट, कंपोनेंट तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो ना। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा तो ये ए है, तो ये होगा ए कोस थीटा। समझ में आया क्या? Yes, sir. कैसे आया, समझ में आया? पूरा बताऊं क्या? कोस कोस ए कोस 30, एंगल थीटा नहीं है 30 है। अरे कोस 30 कितना होगा, बेस बेस ये मान लो ये एक्स है, तो एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए, कोस थीटा क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स क्या हो गया ए कोस 30। समझ में आया क्या? हाँ, वैसे ये परपेंडिकुलर क्या होगा ए साइन 30, डायरेक्ट मैंने बताया ना, ऐसे याद रखा करो, डायरेक्ट याद रखो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा साइन थीटा इंटू हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इंटू हाइपोटेनियस ए। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो फर्स्ट का आंसर तो क्या आएगा ए कोस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ये आंसर है फर्स्ट। सेकंड का क्या आएगा ए साइन 30 परपेंडिकुलर वाला, इसका आंसर आएगा a/2। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो कंपोनेंट हम किसी भी डायरेक्शन में लेना आना चाहिए। फिर से याद रखो, जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है बेस, उसमें कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और परपेंडिकुलर में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? डायरेक्ट याद रखो, इसे प्रैक्टिस होनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, लिखो। अब देखो हमने जब ये शुरू किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो हमने किया था इन 2D, हमने एक्स और वाई के अलोंग 2 डायमेंशन में कैसे रिजोल्व करते हैं बताया हमने, है ना। एक्स के अलोंग आया ए कोस थीटा, वाई के अलोंग आया ए साइन थीटा, थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। समझ में आया?
ए वेक्टर का कंपोनेंट हमने एक्स और वाई में निकाला। मान लो कोई वेक्टर हो, 3 डायमेंशनल वेक्टर हो, मतलब उसका कंपोनेंट अगर एक्स में भी आ रहा हो, वाई में भी आ रहा हो, जेड में भी आ रहा हो, तो उसको बोलेंगे इन स्पेस। उसका रिजोल्यूशन क्या बोलेंगे? अभी ये वाले रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इन प्लेन, 2D रिजोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है? 3D वाला, उसको क्या बोलेंगे? इन स्पेस, मतलब 3D रिजोल्यूशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर को रिजोल्व करना, ठीक है। अब हम 3 डायमेंशंस में रिजोल्व करेंगे। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ठीक है। देन ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तीनों एक्सिस दिख रही है सबको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। समझ में आया क्या? हाँ yes, हाँ। अब मान लो एक वेक्टर है जो यहाँ ओरिजिन से शुरू होके यहाँ एंड हो रहा है, अब जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर पे यहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। ये वेक्टर है, ए वेक्टर। मतलब अपने रूम में अगर तुम देखो किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन बना लो, तो जैसे वो कॉर्नर को ओरिजिन बनाओगे तो वहां से वो उस दूसरे वाले कॉर्नर पे जाके एंड हो रहा है। समझ में आया क्या? पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था? अपने रूम में देखोगे तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर एक ही वॉल में था वो, इसी वॉल पर था वो वेक्टर। समझ में आया क्या? अब रूम में बीच में से निकल रहा है। तो पहले वाला जो हमने रिजोल्व किया था वो उसको जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और दूसरे कॉर्नर पर किया था, तो उसके दो ही कंपोनेंट आए थे, एक तो एक्स में और एक वाई में। पहले वाला कौन सा था हमारा? इसमें देखो, पहले हमने रिजोल्व किया था ये। समझ में आया क्या? ये वाला वेक्टर रिजोल्व किया था पहले, तो इसका कंपोनेंट किस किस में आया था? ये एक्स में आया था और वाई में आया था, है ना। जेड में तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि जेड में था ही नहीं वो वेक्टर। समझ में आया क्या? हाँ, yes, समझ में आया। बट अब ये वाला जो है, देखो इसके तीनों में कंपोनेंट आएंगे क्योंकि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर जा रहा है, तो ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी इसका डायरेक्शन है और जेड में भी, तीनों में। तो एक्स में कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे? इसके एक्स में प्रोजेक्शन डालेंगे। वाई में कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? वाई में प्रोजेक्शन डालेंगे। और जेड में कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? जेड में प्रोजेक्शन डालेंगे। समझ में आया क्या? प्रोजेक्शन कैसे डालते हैं? 90 डिग्री पर। समझ में आया क्या? एक परपेंडिकुलर मिला देंगे तीनों एक्सिस में, तो तीनों एक्सिस में परपेंडिकुलर मिलाऊंगा तो इसके जो 3 कंपोनेंट आएंगे वो ध्यान से देखो। एक्स में आएगा ये ए एक्स, वाई में आएगा ये, इसको बोलेंगे ए एक्स यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे ए वाई यहाँ से यहाँ तक, और जेड में ये, इसको बोलेंगे ए जेड यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया क्या? तीनों कंपोनेंट इसके। समझ में आया डायग्राम से? हाँ। तो इस ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस की, उसको क्या बोलते हैं? आई कैप। समझ में आया? हाँ। और मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स, तो क्या लिखूंगा? ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। वाई एक्सिस में क्या है? ए वाई जे कैप। समझ में आया? हाँ, yes, समझ में आ रहा है सबको? प्लस जेड एक्सिस में क्या है? ए जेड के कैप। ऐसे लिख सकता हूँ ना इस वेक्टर को मैं? रिजोल्व करने के बाद, ऐसे लिख सकते हैं ना? yes, समझ में आया? अब अगर हमें एक्स ए वाई ए जेड पता हो तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ पर हमें एक्स ए वाई पता था, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकला था? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ,
हमने क्वेश्चन भी किया था ना ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था हमने, ये फॉर्मूला लगाया था 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, yes, तो यहाँ पर एक का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं इसे? ये निकलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ में आया? समझ में? ए का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ मुझे निकालनी है, ये वाली लेंथ मुझे निकालनी है ना। तो अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल लूँ, ये वाली, तो ये और ये वाला ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये वाली लेंथ देखो, अब ये एंगल 90 डिग्री। समझ में? मैं प्रूफ करके बताता हूँ। तो ये और ये ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, है कि नहीं है? हाँ, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे बोलो ना, पूछ रहा हूँ तुमसे, कितनी देर में बोलोगे? राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? समझ में आया? हाँ, yes, शर्विल, प्रीतेश, यस सर, इधर है ध्यान। राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो इसका परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये ए वाई है, जितनी ये डिस्टेंस है ए वाई उतनी ये लेंथ है ए वाई, तो यहाँ पे मैं ए वाई लिख सकता हूँ। समझ में आया? हाँ, sir, यस सर, और ये बेस है, ये बेस कितना होगा? ये बेस होगा इस ए, ये देखो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये भी तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी तो 90 डिग्री है। तो ये ए एक्स है यहाँ से यहाँ तक, और ये ए जेड है ये। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये हाइपोटेनस जो आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। समझ में आया क्या? yes, sir, आया समझ में? कौन से ट्राइंगल से निकाला मैंने इसको? ये वाला ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये बेस एक्स, ये ए जेड, तो ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ में आया क्या? yes, समझ में आया? हाँ, अब इस ट्राइंगल में देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें मुझे ए निकालना है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो इसका ए निकालूंगा तो ये आंसर आएगा, सॉरी ये वाला मैग्नीट्यूड। आया समझ में? yes, हाँ, तो वो तो मैं तुम्हें प्रूफ करने के लिए बताया, हालांकि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक वेक्टर है एफ, एक फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये एक फोर्स लग रहा है। मतलब एक्स एक्सिस में 3 न्यूटन लग रहा है, वाई में 4 न्यूटन लग रहा है, जेड में 5 लग रहा है। इसको देख के बता सकते हैं ना एक्स में कितना लग रहा है, वाई में कितना लग रहा है। हमसे पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? एफ, मैग्नीट्यूड बताना मुझे, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, ये होगा ना। समझ में आया क्या? yes, sir, तो वैल्यू पुट कर दो, बस सिंपल है बहुत। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा? √50। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 5√2 न्यूटन। समझ में आया? इतना फोर्स लग रहा है। आया समझ में? यस सर, yes, sir, तो जब 3 डायमेंशनल वेक्टर हो तो भी वही फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। 2 डायमेंशनल हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए जेड 0 है, क्योंकि अगर ए जेड 0 होता तो यहाँ पर 0 पुट करते तो यही बचता फिर। समझ में आया? yes, sir, लिखो। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर। देखो नाम से ही ये पता है हमें कि ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन बताता है, ठीक है, ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन बताता है। अब किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन तो किसी के भी रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, जनरली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताता है। किसके रिस्पेक्ट में? है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना सीखेंगे, फिर किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना सीखेंगे। ओरिजिन पता है ना सबको क्या होता है, जहां पर एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। समझ में आया? जैसे इस केस में ओरिजिन था ये पॉइंट था ओरिजिन, ठीक है, वहीं से तो मेजर किया था हमने एक्स ए वाई ए जेड। समझ में आया क्या? हाँ। हम्म। तो जैसे अगर इसी पॉइंट पर मैं बोलूँ तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट है ए एक्स, वाई का कोऑर्डिनेट है ए वाई, जेड का कोऑर्डिनेट है ए जेड। समझ में आया क्या? हाँ। जैसे मान लो आपका रूम है, आपके रूम के किसी कॉर्नर का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो पहले ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा। क्या फिक्स करना पड़ेगा? ओरिजिन। तो मैंने ये ओरिजिन फिक्स कर दिया आपके रूम, जैसे अपने रूम में ओरिजिन फिक्स कर दिया 0,0,0। अब मैं किसी भी कॉर्नर का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो थोड़ा सा, इसी में समझ लो, डायग्राम बना हुआ है पूरा। जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा एक्स का ए एक्स, क्योंकि ये लेंथ ए एक्स है यहाँ से यहाँ तक। एक्स में इधर जाऊंगा तो ए एक्स, वाई का कितना होगा 0 और जेड का कितना होगा 0। समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ। इस कॉर्नर का जैसे मान लो आपके रूम में वो कोऑर्डिनेट वो ओरिजिन है 0,0,0, तो ये वाला होगा x,0,0,0। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? अरे यस नो तो बोल दो। यस सर। हाँ, इधर ध्यान दो क्लास में। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे वो ओरिजिन है तो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा उसी लाइन पर? यहाँ का जी एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है ना। हाँ, 0,ay,0। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? वेरी गुड। देन अब इस पर बताते हैं ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाले कॉर्नर का? 0,0,az। यस, 0,0,az, ये कोऑर्डिनेट है इसका। तो कितने कॉर्नर्स हो गए? 4 कॉर्नर्स हो गए, 4 और बाकी। अब देखो, अब मैं लेता हूँ ये वाला कॉर्नर, इसका क्या होगा? मतलब ये ओरिजिन है तो इसी वॉल पे ये वाला कॉर्नर, इसका क्या होगा? इसका होगा ए एक्स में तो ए एक्स है ना, यहाँ से ए एक्स इधर है ना, ये डिस्टेंस कितनी एक्स में ए एक्स, ठीक है। वाई में ए वाई, ये ए वाई ऊपर भी है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ए वाई, और जेड में तो 0 है। समझ में आया क्या? वो पॉइंट एक्स और वाई प्लेन में, जेड में तो है। आया समझ में? अब ये वाले कॉर्नर का बताओ, ये वाला कॉर्नर कौन कौन से प्लेन में? वाई में और जेड में, एक्स में नहीं है। ध्यान से इमेजिन करो कौन कौन से कॉर्नर में, वाई में और जेड में। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,ay,az। समझ में आया? आया समझ में? अब ये वाला कॉर्नर किस किस प्लेन में? एक्स में और जेड में। मतलब जैसे अगर आपके रूम में आपने वो ओरिजिन माना है तो उधर वाला। समझ में आया? उधर वाला कॉर्नर, नीचे वाला, ठीक है। तो कितना होगा इसका? ए एक्स कोमा 0,az। समझ में आया? और ये लास्ट ही वाला था, ये तो तीनों में देखो तो इसके तीनों आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, एक्स कोमा ए वाई कोमा ए जेड। आया समझ में? हाँ। हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स लिखना हमें आता है ना। अब पोजीशन बता, अगर कोऑर्डिनेट लिखना आता है तो पोजीशन बताना भी आ जाएगा। ये लिख लो जल्दी से, अगर नहीं लिखा है तो कोऑर्डिनेट्स लिख लो सारे कॉर्नर्स के। अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना आ गया तो पोजीशन वेक्टर बताना भी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, ठीक है।
इसी बेसिस पर पोजीशन वेक्टर में भी हमें कोऑर्डिनेट्स समझ में आने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स का क्या मीनिंग होता है, उसके बेसिस पर ही पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं उसको नाम दिया है हमने पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो इट इज अ वेक्टर which specify position of any point or particle। ठीक है, अब पोजीशन बता रहे हैं तो हमेशा किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो बताएंगे, सही ना। ठीक है, सो जनरली वो पॉइंट होता है ओरिजिन। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, पहले हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे, फिर किसी और दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे। सो ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, अभी मैं लिख रहा हूँ ओरिजिन। समझ में आया क्या? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0,0 होता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड तीनों 0 होते हैं ओरिजिन पे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, मान लो एक वेक्टर, एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। एक पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो इसका पोजीशन वेक्टर का सिंबल होता है आर वेक्टर। इसको आर वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है, सो इसका पोजीशन वेक्टर हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है? एक्स है एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई है वाई का कोऑर्डिनेट और जेड है जेड का कोऑर्डिनेट। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ओरिजिन से शुरू होगा और इस पॉइंट पर खत्म होगा। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मान लो पी पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर है आरपी। तो आरपी वेक्टर क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। इस क्वेश्चन में एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स से दिया है मैंने, वाई कोऑर्डिनेट वाई दिया है, जेड कोऑर्डिनेट जेड ही दिया है। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप। समझ में आया? जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है उसको बोलते हैं आई कैप। वाई में कितना है? वाई, तो क्या लिखेंगे? वाई जे कैप। और जेड में कितना है? जेड, तो जेड के कैप। समझ में आया क्या? ऐसे लिखते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? यस सर। हाँ, जैसे एक एग्जांपल करते हैं सिंपल सा। राइट डाउन द position vector of a point 6, 8, 10 with respect to origin and also find its distance from origin। और क्या बताना है हमें? इसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी बताना है। तो चाहो तो तुम डायग्राम बना लो, बट विदाउट डायग्राम भी आंसर आ जाएगा। बट समझाने के लिए एक बार और डायग्राम बना देता हूँ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये 0,0,0 ओरिजिन। हमें एक जो पॉइंट दिया है उसका कोऑर्डिनेट है 6, 8, 10। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा ना। समझ में आया? ये मान लो पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। तो क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर? बोलो क्या आंसर आएगा? 6 आई कैप हाँ, 6 आई कैप प्लस प्लस 8 एक्स का कंपोनेंट है 6, तो 6 लिख देंगे। हाँ, प्लस 8 जे कैप कैप प्लस 10 के कैप। 10 समझ में आया? हाँ, जो नए बच्चे हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक्स वाई जेड की डायरेक्शन बताते हैं। समझ में आया?
6x में तो मैं लिख दूंगा 6i कैप, 8y में तो मैं लिख दूंगा 8j कैप, और 10j में तो मैं लिख दूंगा 10k कैप। समझ में आया? तो क्या पोजीशन वेक्टर क्या बना इसका? ये बना, ये आंसर है वेक्टर फॉर्म में। और डिस्टेंस बतानी है इसकी। डिस्टेंस मतलब यहाँ आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक हमने देखा था। पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया सबको? कोऑर्डिनेट गिवन है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या सब लोग? Yes, sir. अगर किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट गिवन है तो पोजीशन वेक्टर कितना इजी है, वही कोऑर्डिनेट से उसका पोजीशन वेक्टर बता देंगे। अब हमसे मैग्नीट्यूड भी पूछा था, डिस्टेंस भी पूछा है। डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ये फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ, Yes, sir. तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा? 36 प्लस 64 प्लस 100 मतलब √200। √200 में 100 का रूट आएगा 10, तो बचेगा 10√2 यूनिट्स। समझ में आया? Yes, sir. ये आंसर है। तो जो दोनों बातें हमसे पूछी हमने दोनों का आंसर दे दिया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। तो जैसे एक ओरल क्वेश्चन ही करते हैं कि एक पॉइंट है या पार्टिकल है, उसका कोऑर्डिनेट है 2,4, 2,4। थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है मतलब 0 है वो। अगर सिर्फ बोला है 2,4 तो x और y कोऑर्डिनेट गिवन है, z मतलब 0 है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जल्दी से बता दो ओरली। 2i cap plus 4j cap. Plus हाँ 4j. 2i के प्लस 4j के। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 square plus 4 हाँ square. मतलब √20। समझ में आया? ठीक है। Yes, तो पोजीशन वेक्टर हम किसी भी कोऑर्डिनेट का निकाल सकते हैं। हो सकता है कोऑर्डिनेट सिर्फ x एक्सिस में हो, सिर्फ y में हो, सिर्फ z में हो, या सिर्फ xy में हो, या सिर्फ yz में हो, या सिर्फ xz में हो, या फिर xyz तीनों में। समझ में आया क्या? हाँ yes, हाँ। sir. अब देखो, अब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे जो किसी ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे ओरिजिन है 0,0,0, जैसे मैंने पूछा होता कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, कोई और पॉइंट है 1,2,3, उसके रिस्पेक्ट में बताओ। समझ में आया कि अभी मैंने कहां से बताया? 0,0,0 के रिस्पेक्ट में बताया। मान लो कोई और पॉइंट होता जो पॉइंट है मान लो 1,2,3, ऐसा कोई पॉइंट है, वहां से किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। मतलब टॉपिक क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट with respect to another. Position vector of one point with respect to another. समझ में आया क्या? जैसे मान लो, पहले मैं तीनों एक्सिस बना के दिखाता हूँ। ये तो ओरिजिन है 0,0,0, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक है। अब मेरे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। मुझे P का पोजीशन वेक्टर बताना है Q के रिस्पेक्ट में। किसका बताना है? P का with फाइंड respect to पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q।
ये बताना है। तो उसके लिए मुझे P के कोऑर्डिनेट्स और Q के दोनों के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। जैसे पहले मैंने P का बताया था O के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता ही होते हैं 0,0,0, और P के भी पता थे x, y, z। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. तो जैसे इन दोनों के पता थे वैसे मुझे P के और Q के भी पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो P का है XP, YP, ZP। समझ में आया? या फिर इससे बढ़िया मैं इसको लिख देता हूँ, हाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और Q का है XQ, YQ, ZQ, दोनों के कोऑर्डिनेट है। समझ में आया क्या? हाँ, तो P का Q के रिस्पेक्ट में बताना है तो वो पोजीशन वेक्टर मुझे बताओ कहाँ से शुरू होना चाहिए। वो पोजीशन वेक्टर होगा Q से शुरू और कहाँ खत्म होगा? P पर, क्योंकि अब मैं P की पोजीशन Q से बता रहा हूँ, तो Q से शुरू होगा और P पे खत्म होगा। तो जो सबकी आदत है लिखते जाते हो साथ साथ, लिखना नहीं है, पहले समझो फिर बाद में लिखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अच्छे से समझो फिर बाद में एक साथ लिखना। P का पोजीशन वेक्टर Q के रिस्पेक्ट में बताना है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से शुरू होगा? जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो ओरिजिन से शुरू होगा। समझ में आया? Q के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं तो Q से शुरू होगा, Q से स्टार्ट होगा, और कहाँ एंड होगा? उस पॉइंट पे जिसका पोजीशन बता रहे हैं। कोई भी वेक्टर कहाँ एंड होगा? जिस पॉइंट का पोजीशन बता रहे हैं वहीं एंड होगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा? जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं वहां से स्टार्ट होगा। समझ में आया क्या? तो उस हिसाब से मैंने Yes. सही बताया डायरेक्शन, Q से शुरू करके P पे एंड किया है। मान लो अगर हमसे पूछते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो फिर क्या बताते हैं? Start from P and end at Q. हाँ, स्टार्ट फ्रॉम P एंड एंड एट Q। समझ में आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे इस केस में आर पी के पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा था आर पी, विद रिस्पेक्ट टू क्यू लिखूं, क्या लिखूंगा? आर पी क्यू, ऐसे लिखूंगा। इसको कैसे लिखेंगे? आर पी क्यू। इसका मीनिंग क्या है? पी जो पहले वर्ड लिखा है उसका पोजीशन वेक्टर और जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. P मतलब P का पोजीशन वेक्टर, Q मतलब Q के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब क्या है? P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अगर और कोई वर्ड नहीं लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है? Q का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? समझ में आया? हाँ। Yes, सो sir. मुझे RPQ बताना है। अब देखो कैसे बताएंगे। क्या मुझे P का पोजीशन पता है? O के रिस्पेक्ट में पता है क्या? O के रिस्पेक्ट में ये होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये होगा RP वेक्टर। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? Yes. Yes, sir. हाँ, और Q का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये होगा RQ वेक्टर। समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. हाँ। अब देखो ये ट्राइंगल बना है, देखो ये वाला, ये ट्राइंगल बना है। ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है तुमको? 3 साइड्स मिली हुई एक दूसरे से, मतलब ट्राइंगल है ना? अब हमने ट्राइंगुलर रूल पढ़ा था, ट्राइंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ट्राइंगल की 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल होता है। अगर आप 3 वेक्टर से ट्राइंगल बनाया आपने, तो उनकी 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो मुझे ढूंढ के बताओ कौन सी 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा। ढूंढ के बताओ इनमें से। बताओ पृष्टि, शर्विल, कौन सी 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा? क्या रूल था, कैसे देखते हैं? Sir, जो 2 RP साइड्स, हाँ आरपी क्या? plus RQ will be equal to RPQ. नहीं, गलत है। आरपी प्लस आरक्यू, ये तो आप पैरेललोग्राम रूल लगा रहे हो, उसका रिजल्टेंट तो ये आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों से तो जो पैरेललोग्राम बनेगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो ये वेक्टर आएगा। वो तो है ही नहीं हमारे काम का। समझ में आया क्या?
आरपी और आरक्यू को ऐड करोगे तो ये आएगा रिजल्टेंट बीच में से इनके, दोनों टेल टू टेल रखे हुए हैं ना, टेल टू टेल मतलब पैरेललोग्राम रूल, तो मैंने पैरेललोग्राम रूल लगाने को बोला है क्या? No. हाँ, ट्रायंगुलर रूल के हिसाब से क्या होता है? ट्रायंगुलर रूल के हिसाब से क्या होता है? वो दो साइड जो लाइन से होती है, बताओ कौन सी यहाँ से लाइन से सक्सेसिव ऑर्डर में लिखवाया था ना स्टेटमेंट मैंने। शर्विल कुछ पूछा जाए तो बताया करो ना, सोच के आंसर। प्रीतेश सोचना ही नहीं कुछ भी, सर बता देंगे, यही थिंकिंग है बस कि सर बता ही तो देंगे हमें, हम क्यों सोचे। हाँ, इतना सिंपल चीज पूछा है मैंने, पढ़ा भी दिया है तुम्हें पहले से, तो आंसर आना चाहिए। किसी एक भी बच्चे को आंसर नहीं आया मतलब पढ़ नहीं रहे हो तुम। कौन सी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा? वो दो साइड जो सक्सेसिव मैनर में है। कौन सी दो साइड है सक्सेसिव मैनर में? ये वाली और ये वाली है ना। यहाँ से वेक्टर शुरू हुआ आरपी, फिर यहाँ से दूसरा शुरू हुआ आरपी क्यू। समझ में आया क्या? Yes. तो क्या लिखूंगा मैं कि ये आर क्यू प्लस आरपी क्यू इज इक्वल टू होगा आरपी के। अरे यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हुआ तो इनका सम यहाँ से यहाँ हो जाएगा ना। यही तो होता है ट्रायंगुलर रूल। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होता है जो अपोजिट हो। समझ में आया? Yes. Sir. हाँ, Yes, sir. जैसे अब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका सम ये होगा सी वेक्टर। सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? ये तो था ट्रायंगल रूल। हाँ हाँ, Yes, तो sir. यहाँ पे देखो, इट इज अवर ए वेक्टर, इट इज अवर बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। समझ में आया क्या? तो क्या लिख सकता हूँ मैं? आर पी वेक्टर इज इक्वल टू आर क्यू प्लस आर पी क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ ना, Yes. बाई ट्रायंगुलर रूल। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो आर पी क्यू क्या होगा? वो होगा आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है, आर पी क्यू क्या होगा? आर पी क्यू तो बताना है मुझे, पोजीशन वेक्टर ऑफ वी पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ये समझ में आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला चाहो तो हम लिख लेते हैं। आर पी क्यू क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। आर पी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओ मतलब ओरिजिन। और आर क्यू क्या है? आस्था रुक जाओ, एक साथ लिख लेना बाद में, आपके लिए तो ज्यादा जरूरी है, इधर ध्यान दो। ठीक है, आर क्यू वेक्टर क्या है? लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे कभी भी, नोट्स टाइम टाइम बाद में भी बना सकते हैं नोट्स, तो समझने से मार्क्स आएंगे सब। समझने से ज्यादा ध्यान अगर नोट्स पे दोगे लिखने पे तो फिर मार्क्स नहीं आने वाले, पहले से ही बोल रहा हूँ। समझो चीजों को, बाद में टाइम मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं लिखने नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये जो छोटे बच्चों वाली आदत है, बचपन से रहती है आदत, इसको छोड़ो अब धीरे धीरे कि सर सर लिख रहे हैं, सर के साथ मेरा भी होना चाहिए कंप्लीट। फिर बाकी बच्चे जितनी देर लिखेंगे उतनी देर में कुछ और। अब ऐसे नहीं करना, ठीक है? समझ में आया? जब आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का तभी लिखना है, फिर तब हम सोचते हैं कैसे किया था कैसे किया था। अभी लिख लेंगे, फिर जब टाइम दिया जाएगा तब सोचेंगे कैसे किया था कैसे किया। नहीं, अभी सोचो कैसे कर रहे हैं, और जब लिखने का टाइम दिया जाएगा तब लिखो। समझ में आया क्या? ठीक है, Yes. सो आर क्यू क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू, ये सब मैंने लिख दिया है जो भी हमने माना है। आर पी ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये वाला ओ के रिस्पेक्ट में यहाँ से शुरू हुआ। देखो आरपी कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, और यहाँ एंड हुआ। ये आरपी वेक्टर है, पी की पोजीशन बता रहा है। आरपी वेक्टर किसकी बता रहा है? पी की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर क्यू वेक्टर किसकी बता रहा है? क्यू की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और आरपी क्यू किसकी बता रहा है? पी की बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। समझ में आया क्या? तो पी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू हमें कैसे मिलेगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. Sir. जैसे अभी वापस से इस पेज पे आता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। जैसे मुझे ए की
ए की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस आर बी, ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना। बी की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखूंगा, आर बी माइनस आर ए। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, Yes, तो अगर हमें बी और ए Yes, के sir. पोजीशन पता है तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes. तो यहाँ पर मुझे P और Q की पता है ना, P की पोजीशन के कोऑर्डिनेट ये, कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन भी पता है। तो आरपी वेक्टर क्या होगा, आरपी क्यू इज इक्वल टू, आरपी वेक्टर क्या होगा, बोलो मेरे साथ। कोऑर्डिनेट पता है तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप प्लस जेड पी के कैप, ये होगा ना। समझ में आया क्या? Yes. yes, sir. माइनस, ये तो आरपी वेक्टर लिख दिया मैंने, ये तो मैंने क्या लिखा, इसकी वैल्यू पुट की आरपी वेक्टर। अब बोलो आर क्यू वेक्टर क्या होगा, आर क्यू वेक्टर क्या होगा बोलो। X Q I cap plus Y Q J cap plus Z Q K cap. एक्स क्यू आई कैप ब्रैकेट में लिख लो प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप। समझ में आया? Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो ये अब इस आई कैप में से आई कैप, जैसे इधर एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, जैसे कोई ए वेक्टर है, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस 2j कैप, ये है मान लो। तो अब इसमें से ये माइनस करना है मुझे, तो कैसे करते हैं माइनस, आई कैप में से आई कैप वाला माइनस होगा, जे कैप में से जे कैप वाला माइनस होगा, के कैप में से के कैप वाला माइनस होगा। समझ में आया? तो 2i कैप में से आई कैप गया तो क्या बचा, आई कैप, है ना। मतलब मैंने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया, 2 में से 1 को माइनस किया, प्लस 3 में से 2 गया तो क्या बचा, J cap. J cap. जे कैप, प्लस 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2 2 Z के cap. K cap. समझ में आया? तो हमेशा आई में से आई माइनस करना है, जे में से जे माइनस करना है, के में से के माइनस करना है। तो इधर इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आई कैप इधर एक्स पी, तो क्या बचेगा, एक्स पी माइनस एक्स क्यू आई कैप। ठीक है, समझ में आया? प्लस Yes. वाई पी माइनस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड पी माइनस जेड क्यू के कैप, ये आ गया आर पी क्यू। यही फॉर्मूला जो याद रखना है। कैसे याद रखना है अभी बताता हूँ। देखो P का पोजीशन बताना है Q के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए सबसे पहले। समझ में आया क्या? अब पूरा बार बार ऐसे नहीं करना है, बार बार ये मेथड बार बार थोड़ा ना लगानी है, ट्रायंगुलर रूल बार बार नहीं लगाना। मुझे ये गिवन है और ये गिवन है, मुझसे पूछा P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा और आई कैप लगा दूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा जे कैप लगा दूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा के कैप लगा दूंगा। समझ में आया क्या? Yes. Sir. Yes, sir. तो ये आंसर आएगा, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आएगा आंसर। और उनका जो कोफिशिएंट होगा, आई कैप का कोफिशिएंट होगा P का कोऑर्डिनेट माइनस Q का कोऑर्डिनेट, जे कैप का होगा P का Y कोऑर्डिनेट माइनस Q का Y कोऑर्डिनेट, और के कैप का होगा, के कैप में होगा P का Z कोऑर्डिनेट माइनस Q का Z कोऑर्डिनेट। मतलब दोनों के X Y Z का डिफरेंस निकालना होगा मुझे, और उनके साथ क्या लगाना होगा, आई कैप जे कैप के कैप। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं मुझे सिमिलरली अगर मुझसे पूछा जाता, जैसे ये फॉर्मूला था, मुझसे पूछा जाता आर क्यू पी, तो वो क्या होता, आर क्यू माइनस आर पी, ये होता ना। हाँ, तो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट माइनस करने पड़ते। समझ में आया क्या? Yes. Yes. तो क्या आंसर आता आर क्यू पी वेक्टर का,
एक्स क्यूब माइनस एक्स पी XP I cap. प्लस YQ वाई minus क्यूब YP J cap plus ZQ minus ZP K cap. वेरी गुड, समझ में आया? Yes, तो sir. मैं क्वेश्चन दूंगा तो ऐसे ही करना है, लिखो इसको। हमसे पूछा है फाइंड पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड एट 5, -3, 2 with respect to point -1, 6, 2. Also find distance between these two points. हमें पोजीशन वेक्टर भी बताना है पार्टिकल का, जो कहां पर रखा हुआ है 5, -3, 2 पर। किसके रिस्पेक्ट में बताना है? -1, 6, 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड हमें यह भी बताना है कि उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। समझ में आया? तो जैसे मान लो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं ए और इसको बोल देता हूं मैं बी, तो मुझे क्या बताना है? RAB बताना है या फिर RBA बताना है? बताओ क्या बताना है? RAB. RAB। ए का बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आया क्या? ए का बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो RAB को बताओ मैं RB माइनस RA लिखूं या RA माइनस RB लिखूं? बताओ क्या लिखूं? RA minus RA RB. minus RB. हाँ, RA। दृष्टि गलत बोल रही हो, क्या लिखेंगे? सर मैंने RA RA माइनस, अच्छा RA बोला, ओके, RA माइनस RB, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें पूरा लिख के बता रहा हूँ, बट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट भी अभी कर लेंगे एक बार में, ठीक है। तो RA कितना होगा? इसका पोजीशन वेक्टर बोलो, RA वेक्टर कितना होगा? पृष्टि अनम्यूट। 5 5 I cap plus माइनस, of -3 हाँ J cap हाँ, प्लस ऑफ माइनस मतलब माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। सो -3 J कैप प्लस 2 plus K 2 कैप K cap माइनस RB बोलो, इसका पोजीशन वेक्टर। -1 I cap plus 6 J cap plus 2 K cap. क्या ये सबको समझ में आ गया? जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही लगा दो I J K के साथ। समझ में आया? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो अब आई कैप का क्या होगा? 5 माइनस ऑफ -1। समझ में आया? Yes, sir. प्लस जे कैप का क्या होगा? इसमें से ये माइनस करेंगे तो -3 -6 माइनस करेंगे ना, Yes. यहाँ बीच में ये माइनस है ना। समझ में आया? प्लस के कैप का क्या होगा? इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2 में से 2 -2 ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 5 माइनस और -1 6 आई कैप माइनस इसका क्या आएगा? -9 J. 9 जे कैप, और ये तो 0 हो गया। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, तो ये आ गया ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो एस इतना देर लगाने के इतना टाइम लगाए बिना भी कर सकते थे। इसका पूछा इसके रिस्पेक्ट में, तो 1 में से 5 माइनस करो। समझ में आया क्या? सर यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है सब में, ये तो चलेगा, सब में उल्टा लिख दिया है देखो।
हमसे क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड एट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए के रिस्पेक्ट में बी, जैसे यहाँ पर क्या पूछा था, पी के रिस्पेक्ट में क्यू, तो पी में से क्यू, हाँ सही लिखा था, सॉरी सही था। तो जैसे डायरेक्ट करना है हमें, तो क्या करो, इसमें से ये माइनस कर दो डायरेक्ट। तो वही तो लिखा था अभी हमने, 5 माइनस ऑफ -1। समझ में आया? तो कितना आया था, 6i के माइनस 9j के भी आया था। ठीक है, अब इतना टाइम लगाए बिना भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है। अब किसमें से क्या माइनस करना है वो हमें पता होना चाहिए। ए के रिस्पेक्ट में बी का पूछा है, तो ए के कोऑर्डिनेट में से बी का माइनस कर दो। तो 5 में से -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा डायरेक्ट, और -3 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -9, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो डायरेक्ट आंसर आया ना, समझ में आया? Yes, हाँ? sir. हाँ। और अब डिस्टेंस पूछिए, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस मतलब क्या है इसका, मैग्नीट्यूड। वो क्या होगा, √6 का स्क्वायर 36 प्लस -9 का स्क्वायर 81। समझ में आया क्या? Yes. तो कितना आएगा, Yes, sir. 81 प्लस 80 प्लस 110, 117, √117, ये आएगा, ये डिस्टेंस है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझसे एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ कि एक पॉइंट है 1,2,3 और एक पॉइंट है 4,6,8, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी, इनके बीच की क्या बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है मुझे। बताओ कैसे बताएंगे, चलो अभी कर लेते हैं। इनके बीच की मुझे डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होता है, तो या तो आप इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया क्या? तो कैसे बताएंगे, Yes, sir. 4 - 1 i कैप प्लस 6 - 2 j कैप प्लस 8 - 3 k कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये मान लो r वेक्टर है, या फिर r वेक्टर लिख दूं, या फिर s वेक्टर लिख देता हूँ इसमें। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, s वेक्टर इज 1, ये a से b तक का डिस्प्लेसमेंट, हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, a से b तक का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब डिस्टेंस क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वो होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर, 8 - 3 मतलब 5 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes. तो अगर हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो क्या उनके बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? Yes. Yes, sir. हाँ, सिंपल है ना। एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट का माइनस करो, ऐसे तीनों का डिफरेंस निकालो, उनका स्क्वायर करके 8 करके अंडर रूट लगा दो, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पर, कि एक पार्टिकल ए से बी चला गया, बताओ कितना डिस्टेंस चला, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चला। तो उसके लिए ये ऐसे ही करेंगे। समझ में आया क्या? आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? Yes. तो कैसे Yes, sir. बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, लिख लो।